बच्चों, आज हम आपका नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। उस चैप्टर का नाम है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड सेंटर ऑफ मास। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड इसी को देखिए, इस चैप्टर के बहुत सारे तरीके से बोल देते हैं। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, रोटेशनल मोशन ऐसा भी बोल देते हैं, रोटेशनल मोशन, और सेंटर ऑफ मास भी इसी में डिस्कस करते हैं हम, राइट। तो देखिए, मैं बात कर रहा हूँ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन की। तो एकदम नया चैप्टर है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का। हम सबसे पहला टॉपिक जो लेने वाले हैं वो लेने वाले हैं सेंटर ऑफ मास। तो चलिए जी, सबसे पहला टॉपिक है सेंटर ऑफ मास। देखो, सेंटर ऑफ मास ये वर्ड है ना, ये बड़ा ही सिंपल वर्ड है, मतलब इट इज नॉट ए डिफिकल्ट वर्ड। मुझसे किसी ने एक दिन पूछा कि व्हाट इज सेंटर ऑफ मास। मैंने कहा सेंटर ऑफ मास इज नथिंग, इट इज सेंटर ऑफ मास। बिल्कुल सिंपल बात बोली। क्या? सेंटर ऑफ मास इज नथिंग, इट इज सेंटर ऑफ मास। तो सबसे पहले हम इसकी कैलकुलेशन नहीं करेंगे, हम इसको फील करेंगे, महसूस करेंगे कि सेंटर ऑफ मास होता क्या है। देखो, महसूस करवाता हूं मैं सेंटर ऑफ मास क्या होता है। जैसे अगर मान लीजिए ये आपका एक मास है 1 किलोग्राम और ये आपका एक दूसरा मास है 1 किलोग्राम। इन दोनों का सेंटर कहाँ होगा? इन दोनों का सेंटर बीचों बीच होगा, एकदम सेंटर पे। इसे सेंटर ऑफ मास कहेंगे। हम ऐसा मान सकते हैं कि यहाँ पर ये 1 किलोग्राम और 1 किलोग्राम, इसकी जगह अगर अकेला 2 किलोग्राम यहाँ रख दिया जाए तो बराबर इम्पैक्ट होगा, बराबर असर पड़ेगा। यानी सेंटर ऑफ मास का मतलब होता है एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर टोटल मास को रखा जा सके। तो सेंटर ऑफ मास ऐसा पॉइंट है जहाँ पे टोटल मास को रखा जा सके। तो सेंटर ऑफ मास, एनी बॉडी, सेंटर ऑफ मास ऑफ एनी बॉडी, any body or any system or any system, center of mass of any body or any system is, center of mass of any body or any system is such a point, ध्यान दीजिए, center of mass of any body or any system is such a point at which if the entire mass of the system or body is placed, it produces same effect, as that of actual body। जैसे मान लीजिए आपके पास एक सॉलिड स्फीयर है, अब इसका सारा मास आप सेंटर पे रख देंगे ना, तो बिल्कुल वही इंपैक्ट आएगा जो एक्चुअल सॉलिड स्फीयर का इंपैक्ट आ रहा है। अगर आपके पास एक हॉलो स्फीयर है, इसका सारा मास आप केवल सेंटर पे रख देंगे तो एक्चुअल इफेक्ट वही आएगा जो पूरे स्फीयर का इंपैक्ट है। इसे कहते हैं सेंटर ऑफ मास। इसी तरह से अगर मान लीजिए आपके पास में यहाँ एक स्क्वायर है, मान लो स्क्वायर प्लेट है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा? यहाँ आएगा, एकदम सेंटर पर, एकदम सेंटर पर। अगर मान लीजिए आपके पास एक स्क्वायर फ्रेम है, फ्रेम, और उसको अगर आपने सेंटर ऑफ मास देखना है तो सेंटर पर आएगा, एकदम सेंटर पे। ये स्क्वायर फ्रेम का सेंटर ऑफ मास आएगा। तो सेंटर ऑफ मास कोई बहुत कठिन या बड़ी चीज़ नहीं है, सिंपल है कि सिमेट्रिक होता है और जहाँ मास होना चाहिए अप्रोप्रिएटली वहाँ होता है। अब देखिए, मैं एक दो एग्जांपल ले रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपसे कुछ बातें करूँगा। मान लीजिए कि ये एक फ्रेम है जिसका कोई मास नहीं है, तो लुक एट अ फ्रेम ऑफ स्क्वायर फ्रेम ऑफ साइड ए ऑफ 0 मास, है ना। तो देखिए, कंसिडर अ स्क्वायर फ्रेम ऑफ साइड ए विथ 0 मास, कोई मास नहीं है इसका, यानी कि फ्रेम का कोई मास है ही नहीं, 0 मास है। इमेजिन कर लेते हैं, मान लेते हैं 0 मास है। अब अगर हमने यहाँ एक 1 किलोग्राम का मास रख दिया, 1 किलोग्राम का मास रख दिया, तो बताइए सेंटर ऑफ मास कहाँ है? फ्रेम का तो कोई मास है नहीं,
अब आपने 1 किलोग्राम का बॉल रख दिया वहाँ पे, तो 1 किलोग्राम का बॉल रख दिया तो इस बॉल का जो सेंटर है वही सेंटर ऑफ मास है, इस बॉल का जो सेंटर है वही सेंटर ऑफ मास है। चलिए अब अगर हमने 1 किलोग्राम का बॉल यहाँ और रख दिया तो बताइए सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा। अब अगर हमने 1 किलोग्राम का बॉल यहाँ रख दिया तो भैया 1 किलोग्राम का बॉल आपने यहाँ रख दिया, 1 किलोग्राम का वहाँ रखा था, अब जो सेंटर आएगा ना वो यहाँ आएगा, बीचों बीच आएगा सेंटर, दैट विल बी द न्यू सेंटर ऑफ मास, दैट विल बी न्यू सेंटर ऑफ मास। अच्छा अब अगर मान लो मैं यहां पर 1 किलोग्राम का बॉल और रख दूं, अब क्या हाल होगा ये बताइए, सोचो। अब आपका 2 किलोग्राम तो यहां है, ध्यान दीजिए, ये 1 किलोग्राम आपका पहले से है, ये 1 किलोग्राम पहले से है, इसका मतलब दोनों 1 किलोग्राम मिला के रिजल्टेंट 2 किलोग्राम यहाँ है। इस रिजल्टेंट को मैं अलग कलर से लिख देता हूँ, ब्लैक कलर से। ये 2 किलोग्राम रिजल्ट है इन दोनों का। अब ये 1 किलोग्राम हमने यहाँ और रख दिया, अब सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा। अब मैं बताऊँ सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा, इन दोनों को जोड़ने वाली लाइन पर 2 किलोग्राम के पास में आएगा, 2 किलोग्राम के पास में आएगा, भारी वाले मास के पास में आएगा, क्योंकि यहाँ 2 किलोग्राम है और ये 1 किलोग्राम है, उसके पास में आएगा। करेक्ट, ओके। अगर मैं 1 किलोग्राम इधर और रख दूं तो अब मामला सेट हो गया, पूरा का पूरा सेंटर पर ही आ जाएगा, सेंटर ऑफ मास वापस। मेरे को लग रहा है फील आ गई बात की, समझ में आ गई। चलिए एक फीलिंग और करते हैं हम सेंटर ऑफ मास की। मान लो ये एक स्क्वायर प्लेट है ना, ये एग्जाम्पल 1 था आपका। अब अपन एग्जाम्पल 2 की बात करते हैं, है ना। मान लो स्क्वायर प्लेट है, तो कंसीडर अ स्क्वायर प्लेट ऑफ मास 1 किलोग्राम। ये लो 1 किलोग्राम आपका स्क्वायर प्लेट है, यानी अब की बार में आपका स्क्वायर वाला भी मास है। तो देखिए ये आपकी स्क्वायर प्लेट बनी हुई है बेटा, और इस प्लेट का मास 1 किलोग्राम गिवन है। तो बताइए अगर ये प्लेट का मास 1 किलोग्राम गिवन है तो वेयर इज सेंटर ऑफ मास। सर्टेनली सेंटर ऑफ मास विल बी एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर। यहाँ 1 किलोग्राम ऑलरेडी है। अब अगर आप यहाँ 1 किलोग्राम रख दें तो क्या हो जाए, बताइए क्या होगा। ये 1 किलोग्राम पहले से है और 1 किलोग्राम आपने रख दिया, तो नेचुरल है कि सेंटर ऑफ मास विल कम एट द मिडल हियर, राइट। अच्छा अब अगर मैं 1 किलोग्राम यहां और रख दूं तब क्या होगा। तब देखिए क्या सीन बनता है। तब अब आपके लिए एक समस्या खड़ी हो गई कि ये स्क्वायर प्लेट का जो 1 किलोग्राम था ना अपना खुद का, वो तो यहाँ था ही था। अब आपका ये 1 किलोग्राम और ये 1 किलोग्राम, ये जो आपने बाहर से रखे हैं, बाद में रखे हैं, इन दोनों का टोटल मिला के 2 किलोग्राम यहाँ माना जा सकता है, यहाँ माना जा सकता है। जब आपने 2 किलोग्राम यहाँ मान लिया है, अब आपका जो रिजल्ट आएगा ना सेंटर ऑफ मास, वो 2 किलोग्राम के पास में आएगा। ध्यान रखना हमेशा हैवी वाले के पास में, हैवी वाले के पास में हमेशा, राइट। अच्छा अब अगर आपने ये 1 किलोग्राम तो प्लेट का था ही, ये 1 किलोग्राम था, ये 1 किलोग्राम था, यानी रिजल्टेंट रूप में 2 किलोग्राम यहाँ हो गया। ये इन दोनों का रिजल्ट है साहब। मैं इसको ब्लैक से लिख देता हूँ क्योंकि एक्चुअल में रखा नहीं गया है 2 किलोग्राम, ये एक्चुअल में इन दोनों का रिजल्ट है, इसका और इसका, दोनों का रिजल्ट मिला के 2 किलोग्राम यहाँ पर है। अब अगर मैं एक 2 किलोग्राम का मेरे पास और एक बॉल है, उसको कहाँ रख दिया जाए कि अगेन द सेंटर ऑफ मास विल कम टू द सेम पॉइंट। देखिए अगर मैं इस 2 किलोग्राम को जो मेरे पास और है उसको यहाँ रख दूँ, अगर 2 किलोग्राम को यहाँ रख दूँ तो सेंटर ऑफ मास वापस यहीं आ जाएगा, पूरा का पूरा सिस्टम का। मैं समझता हूँ बात समझ में आ गई ना। अब हम कैलकुलेशंस पर आएंगे थोड़ा सा, तो आई विल कम टू द मैथमेटिक्स, राइट। तो चलिए जी, मैथमेटिकल डिस्कशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। मैथमेटिकल कैलकुलेशन देखो बेटा, इस दुनिया में, हमारी ज़िंदगी में, नेचर में कितनी तरह की बॉडीज हो सकती हैं। नेचर में देखो
स्क्वायर हो सकता है, डिस्क हो सकती है, रिंग हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, डिस्क हो सकती है, रिंग हो सकता है और सॉलिड स्फीयर हो सकता है, हॉलो स्फीयर हो सकता है, क्यूब हो सकता है, क्यूबॉइड हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, राइट। हर बॉडी का एक ना एक सेंटर ऑफ मास जरूर होता है, यानी सेंटर ऑफ मास तो हर बॉडी का होता ही होता है। ओके, अब यहाँ आ रही है बात मैथमेटिकल कैलकुलेशन की। तो देखो हम इसको बिल्कुल जनरलाइज्ड कर देंगे, जनरलाइज्ड। जैसे मान लो कि ये कोई एक्स वाई फ्रेम है, इस एक्स वाई फ्रेम में मान लो बहुत सारे पार्टिकल्स पड़े हुए हैं, लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर देयर इन दिस एक्स वाई फ्रेम। पार्टिकल 1 यहाँ है, पार्टिकल 2 यहाँ है, पार्टिकल 3 यहाँ है, 4 यहाँ है ना, 5 यहाँ है, पता नहीं 6 नंबर यहाँ है, 1000 पार्टिकल यहाँ है, 10,000 इधर है, 1 करोड़, 10 करोड़, बिलियन, ट्रिलियंस पार्टिकल्स आर देयर, है ना, मोल है, बहुत सारे पार्टिकल्स, बहुत सारे पार्टिकल्स। हर पार्टिकल का अपना अपना एक पोजीशन है ना। जैसे इसका पोजीशन है x1, y1, z1, इसका पोजीशन होगा x2, y2, है ना, और z2, इसका पोजीशन होगा, समझ गए ना आप, n का पोजीशन क्या होगा, nth का पोजीशन होगा xn, yn, zn, ऐसे पोजीशन आएगी, राइट। अब हमें सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चाहिए। सब तरफ मास फैला हुआ है, इधर उधर इधर उधर, कहीं कहीं पर फैला हुआ है मास। सब पार्टिकल्स का रिजल्टेंट सेंटर ऑफ मास चाहिए। तो मैं बता देता हूँ रिजल्टेंट सेंटर ऑफ मास क्या आएगा, मैथमेटिक्स बता रहा हूँ आपको। देखिए एक्स सेंटर ऑफ मास, सबसे पहले मैं एक्स कोऑर्डिनेट निकाल रहा हूँ, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। इसको मैं लिखूंगा, आप सारे मासेज को उनकी पोजीशन से मल्टीप्लाई कर दो और फिर सारे मासेज का भाग लगा दो। देखिए क्या हुआ, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस mn xn अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस mn। इसका मतलब ये हुआ कि आप जितने भी मास हैं सबके x1 x2 x3 x4 x5 मल्टीप्लाई कर दो मासेज के साथ और फिर मासेज के टोटल का भाग लगा दो। तो x सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन क्या हुई, x सेंटर ऑफ मास डेफिनेशन हुई समेशन ऑफ सिग्मा ऑफ mx अपॉन सिग्मा m, ये इसका डेफिनेशन हुआ। अच्छा, इसी डेफिनेशन को मैं इंटीग्रेशन की फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। इंटीग्रेशन की फॉर्म में पता है मैं क्या लिखूंगा, इंटीग्रेशन की फॉर्म में मैं लिखूंगा x dm अपॉन इंटीग्रेशन dm। जैसे ये mx किया, सबका टोटल कर दिया, यहाँ पे xm किया और सबका टोटल कर दिया, यहाँ पे dm आया, राइट। ये x सेंटर ऑफ मास आया, x कोऑर्डिनेट आया। जिस तरह से x कोऑर्डिनेट आया उसी तरह से y कोऑर्डिनेट भी आएगा। देखिए मैं y कोऑर्डिनेट भी लिख देता हूँ, कुछ नहीं, अब मैं बस बोर करूँगा आपको, केवल क्या करूँगा, बोर करूँगा। क्यों, वही बात वापस से बार बार लिखूँगा, वही बात वापस से बार बार लिखूँगा तो बोर हो ही जाते हैं ना। जब सेम बात बार बार लिखी जाती है तो बोर हो जाते हैं, है ना। देखो, कोई तीर नहीं मारने वाला हूँ, mn/n अपॉन, समझ गए होंगे, समझ गए होंगे। तो ये क्या आ जाएगा, सिग्मा my अपॉन सिग्मा m। अगर आप इसको डिफरेंशियल फॉर्म में, इंटीग्रल फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो इट इज़ वेरी इजी, आप लिखिए y dm अपॉन dm इंटीग्रेशन, राइट। ऐसा भी कर सकते हैं। जेड सेंटर ऑफ मास क्या आएगा, मैं लिखना नहीं चाहता, अब मैं बोर हो रहा हूँ धीरे धीरे। जेड सेंटर ऑफ मास, जेड सेंटर ऑफ मास आप समझ गए होंगे, मैं क्या लिखूँगा, सिग्मा m जेड अपॉन सिग्मा m। और डिफरेंशियल फॉर्म में या इंटीग्रल फॉर्म में आप ऐसे लिखेंगे, ये आपका जेड सेंटर ऑफ मास आएगा, करेक्ट। अच्छा, सवाल ये उठता है कि वेलोसिटी या आर के फॉर्म में कैसे लिखोगे। जैसे आर पोजीशन वेक्टर होता है बेटा, देखो एक बात सुनो, पोजीशन वेक्टर, इसको हम हमेशा ऐसे लिखते हैं पोजीशन वेक्टर को, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ऐसे लिखते हैं पोजीशन वेक्टर को। अब आप बताइए R1 वेक्टर को कैसे लिखोगे आप, R1 वेक्टर को लिखोगे आप x1, R1 वेक्टर यानी फर्स्ट पोजीशन वेक्टर x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, ये आप R1 वेक्टर लिखोगे। फिर R2 वेक्टर को आप क्या लिखोगे,
R2 वेक्टर को लिखोगे x2i कैप प्लस y2j कैप प्लस z2k कैप। R3 वेक्टर को आप क्या लिखेंगे, R3 वेक्टर को लिखेंगे x3i कैप z3k कैप, ऐसे लिखेंगे। Rn वेक्टर को क्या लिखेंगे, Rn वेक्टर को लिखेंगे आप xni कैपynj कैप, मतलब जो है वो लिखेंगे जी, कोई इतनी जोरदार बात है ही नहीं, एकदम इजी बातें हैं। R सेंटर ऑफ मास, हाँ अब ये वाला मामला थोड़ा सोचने का है। R सेंटर ऑफ मास को कैसे लिखोगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास को बिल्कुल वैसे ही मस्ती से लिखेंगे, m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर प्लस m3 r3 वेक्टर प्लस m4 r4 वेक्टर प्लस mn rn वेक्टर प्लस प्लस अपॉन m1 प्लस m2 प्लस mn। ठीक है, देखिए R सेंटर ऑफ मास मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास को कितना आसानी से लिख दिया है मैंने लिख दिया है सिग्मा m r वेक्टर अपॉन सिग्मा m, ये लिख दिया। ओके चलिए अब हम इसके वेलोसिटी वगैरह के बारे में बात कर लेते हैं ना। देखो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, मान लो बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, मान लीजिए बहुत सारे पार्टिकल्स हैं m1 m2 m3 mn, बहुत सारे हैं, और कोई चल रहा है अलग वेलोसिटी से, कोई चल रहा है अलग वेलोसिटी से, किसी की वेलोसिटी v1 है, v2 है, v3 है, vn है। अब आपको वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास चाहिए, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल टू कुछ नहीं, मस्त 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 एकदम मस्त मस्त बातें हैं, m2 v2, आपको लग रहा होगा बड़ा मस्त है मस्त, तो तब जब सवाल करोगे ना तब पता लगेगा। चलिए सवाल मैं सब इन्हीं से करूँगा, बस मैटर आता है एप्लीकेशन का कि हाउ टू अप्लाई। अब देखना मैं इसको क्या बोलूँगा, इसको मैं बोल सकता हूँ इंटीग्रेशन v वेक्टर dm अपॉन इंटीग्रेशन dm, ऐसा बोल सकता हूँ। इसी को मैं बोल सकता हूँ सिग्मा m v वेक्टर अपॉन सिग्मा m, है ना। चलिए ये आ गया काम। अब आप बात करते हैं एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भी यही है, m1 a1 वेक्टर m2 a2 वेक्टर mn an वेक्टर अपॉन व्हाट m1 प्लस m2 प्लस mn, इट इज इक्वल टू व्हाट समेशन m a वेक्टर अपॉन समेशन m, इट इज इक्वल टू व्हाट इंटीग्रेशन a वेक्टर डॉट dm अपॉन इंटीग्रेशन dm। ये आपका a सेंटर ऑफ मास आ गया, करेक्ट। इस तरह से आपका ये कंप्लीट हो गया। अब जब हम इसको आगे बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पर आकर के मैं अब एक डेफिनेशन पर आऊँगा कि हाउ टू डिफाइन द सेंटर ऑफ मास इन टर्म्स ऑफ मास मोमेंट्स। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक है डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इन टर्म्स ऑफ मास मोमेंट्स। अब आप कहेंगे ये क्या बला है, इन टर्म्स ऑफ मास मोमेंट्स, मास मोमेंट्स। देखो बेटा सबसे पहले तो आपको जो अभी अभी हमने कहा कि आर सेंटर ऑफ मास, इसी के बारे में मैं बात करूँ। आर सेंटर ऑफ मास मैंने अभी अभी आपको बताया, तो क्या था ये है m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर प्लस mn rn वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2 प्लस mn। पता है मैं इसको क्या बोलूँगा, इसको मैं बोलूँगा पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब देखिए इसको मैं डेफिनेशन भी कर रहा हूँ, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कैन बी डिफाइंड एज मीन और एवरेज
मीन और एवरेज, मीन और एवरेज, एवरेज ऑफ पोजीशन वेक्टर्स ऑफ डिफरेंट मासेज, पोजीशन वेक्टर्स ऑफ डिफरेंट मासेज। तो देखिए ये मीन और एवरेज पोजीशन वेक्टर्स ऑफ डिफरेंट मासेज, यानी कि सबके मासेज से पोजीशन को मल्टीप्लाई किया, मास का भाग लगा दिया, तो एवरेज आ गया। क्या आ गया? एवरेज आ गया। चलिए अब हम इसी को जो है ना डिफाइन करेंगे कि व्हाट आर द मास मोमेंट्स। ध्यान दीजिए, इन सबको मास मोमेंट कहते हैं, एम आर को, है ना। मास इंटू पोजीशन वेक्टर, मास मल्टीप्लाइड बाय पोजीशन वेक्टर, मास मल्टीप्लाइड बाय पोजीशन वेक्टर इज कॉल्ड मास मोमेंट ऑफ दैट मास, मास मोमेंट ऑफ दैट मास, उस मास का मास मोमेंट है। देखिए m1r1 वेक्टर, ये क्या है? ये है मास मोमेंट ऑफ पार्टिकल 1, मास मोमेंट ऑफ m1। mn क्या आएगा? mn वेक्टर, इट इज व्हाट? मास मोमेंट ऑफ mn, ये ओके। अब मैं आपसे एक बात ये कहना चाह रहा हूं कि इफ सपोज सेंटर ऑफ मास इज ओरिजिन इटसेल्फ, इफ तो देखिए if सेंटर ऑफ मास इज ओरिजिन इटसेल्फ, मतलब ये ओरिजिन ही है, यानी सेंटर ऑफ मास ही ओरिजिन है, देन आपको मैं बताऊं आर सेंटर ऑफ मास वेक्टर हमेशा 0 के बराबर आएगा। अगर ओरिजिन है तो सेंटर ऑफ मास 0 ही होगा, राइट? क्यों? वो इसलिए ना कि आपने ओरिजिन बना दिया उसको, अगर ओरिजिन है तो ध्यान दीजिए, कंसिडरिंग सेंटर ऑफ मास एज एन ओरिजिन, हैंस कंसिडरिंग सेंटर ऑफ मास एज ओरिजिन, we can write what we can write। देखिए क्या लिख सकते हैं हम ये लिख सकते हैं कि आर सेंटर ऑफ मास वेक्टर जो था, जिसको अभी थोड़ी देर पहले हमने लिखा, m1r1 वेक्टर प्लस m2r2 वेक्टर प्लस mnrn वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2 प्लस mn, इट इज इक्वल टू 0। ये 0 लिख देंगे हम। इसका मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि ये m1 m2 m3 mn सबको ले जाके उधर मल्टीप्लाई कर दो 0 से, तो ये क्या होता है? ये हो जाएगा m1r1 वेक्टर प्लस m2r2 वेक्टर प्लस m3r3 वेक्टर प्लस m4r4 वेक्टर प्लस mnrn वेक्टर, इट इज इक्वल टू 0। ये सब मास मोमेंट कहलाते हैं, है ना। तो देखिए इसका मतलब क्या होता है? हैंस इट इज वेरी क्लियर, ध्यान दो, इट इज वेरी क्लियर दैट ऑल मास मोमेंट्स, एक मिनट, हैंस इट इज वेरी क्लियर दैट वेक्टर सम ऑफ all mass moments about the center of mass is always 0, ये सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन हो गई। देखिए सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन जो है ना वो क्या है? इट इज वेरी क्लियर दैट वेक्टर सम ऑफ, देखो सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन बड़ी सिंपल आ गई। सेंटर ऑफ मास क्या? सेंटर ऑफ मास इज सच अ पॉइंट, सेंटर ऑफ मास इज सच अ पॉइंट about
which sum of all sum vector sum of vector sum, ध्यान दीजिए, about which vector sum of all mass moments will be zero, will be always zero, alwaज जीरो, हमेशा हमेशा जीरो आएगा। सेंटर ऑफ मास हमेशा हमेशा जीरो आएगा, हमेशा, राइट। तो ये बात है। देखिए सेंटर ऑफ मास की दो डेफिनेशन हो गई। सबसे पहली डेफिनेशन तो हमने सबसे पहले बताई थी, क्या बताई थी? देखो सबसे पहली डेफिनेशन क्या बताई थी? सबसे पहले डेफिनेशन बताई थी, सेंटर ऑफ मास ऑफ एनी बॉडी और एनी सिस्टम इज सच अ पॉइंट एट विच इफ एंटायर मास ऑफ द सिस्टम इज प्लेस्ड इट प्रोड्यूसेस सेम इफेक्ट एज द बॉडी इटसेल्फ। एक्चुअल बॉडी कि जैसे एक्चुअल बॉडी आपने उसको समेट करके एक पॉइंट के अंदर रख दिया सारा मास, तो उसका असर बराबर आएगा, दैट इज द सेंटर ऑफ मास, करेक्ट। और इसके बाद हमने आपको सेंटर ऑफ मास समझाया, काफ़ी सारी बातें बताई और फिर हमने यहाँ पे ला करके छोड़ दिया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो सेंटर ऑफ मास वाले चैप्टर में है, टॉपिक में है, वो है टू पार्टिकल सिस्टम। इस टू पार्टिकल सिस्टम पर बहुत सारे सवाल बने हुए हैं, ढेरों सवाल बने हुए हैं। तो देखिए मैं बात कर रहा हूँ टू पार्टिकल सिस्टम, सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके ऊपर सैकड़ों सवाल इसी पर बने हुए हैं, सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम पर। हाँ जी, देखिए कैसे। मान लीजिए ये मास m1 है और इसका पोजीशन यहाँ पर है और यहाँ पर मास m2 है, इसका पोजीशन यहाँ पर है। इन दोनों पोजीशंस के बीच में डिस्टेंस r है, इन दोनों पोजीशंस के बीच में डिस्टेंस r है। ये m1 है, ये m2 है, दोनों के बीच की डिस्टेंस r है। अब कौन बड़ा है कौन छोटा है? कोई बड़ा होगा कोई छोटा होगा, राइट, क्योंकि m1 m2 बराबर नहीं है। तो सेंटर ऑफ मास किसके पास होगा? निश्चित रूप से बड़े के पास होगा, ये पक्का मान के चलिए। जो बड़ा वाला पार्टिकल है उसके पास में सेंटर ऑफ मास होगा, ओके। तो अब मान लेते हैं सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं है, पता नहीं कहाँ है, ये मान लो सेंटर ऑफ मास, ऐसे ही हमने मान लिया। अब बेटा ये सेंटर ऑफ मास है तो इसे ओरिजिन मानना पड़ेगा। सेंटर ऑफ मास को क्या मानना पड़ेगा? ओरिजिन मानना पड़ेगा, करेक्ट। अब m1 जो पार्टिकल है इसको मैं कह दूंगा r1 वेक्टर इज माइनस r1, है ना, इसकी पोजीशन r1, ओके। और इसको क्या बोल दूंगा? इसको बोल दूंगा r2 वेक्टर इज इक्वल टू प्लस r2। मैंने क्या किया है, यहां से लेकर के यहां तक की जो डिस्टेंस है इसको r1 माना है और यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस को क्या माना है? r2 माना है। तो एक बात बड़ी क्लियर हो गई, r इक्वल टू r1 प्लस r2। ये तो एक स्टेटमेंट क्लियर आ गया। अब हम सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन क्या है? मास मोमेंट्स आर जीरो, मास मोमेंट्स आर जीरो। तो एज पर डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, एज पर डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, क्या है डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास? सम ऑफ मास मोमेंट्स इज जीरो, सम ऑफ मास मोमेंट्स इज जीरो। इसका मतलब m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर इज व्हाट? जीरो, पक्का। अब देखिए m1 r1 वेक्टर की वैल्यू मैं लिख रहा हूं माइनस r1 प्लस m2, r2 वेक्टर की वैल्यू क्या लिख रहा हूं? प्लस r2। इसको मैं जीरो कर दूं, जीरो होगा। अब जरा आप इसको सॉल्व करिए पूरा, तो देखो m1 r1 आपका लेफ्ट साइड में रह जाएगा, m2 r2 आपका राइट साइड में आ जाएगा, ओके। यह m2 r2 लेफ्ट में रख दो, उसको ले आओ राइट में, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी को नाराजगी हो रही है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, m2 r2 इक्वल टू m1 r1। मेरी सेहत पे कोई असर पड़ता नहीं है। लेकिन अब पता है मैं क्या करूँगा, ये r1 प्लस r2 बराबर r है, तो मैं यहाँ से r2 बराबर लिख सकता हूँ r माइनस r1, पक्का। तो देखो m2 बराबर आएगा
और R2 को मैं लिख रहा हूँ R माइनस R1, ये आपका आ जाएगा M1 R1। चेक करिए, M2R माइनस M2 R1 इट इज इक्वल टू M1 R1। तो M2R इक्वल टू M1 प्लस M2 इंटू R1। R1 आपके पास आ गया M2R अपॉन M1 प्लस M2। देखिए रिजल्ट क्या आ रहा है, R1 का रिजल्ट आ गया है आपके पास, यानी R1 इतना है, सेंटर ऑफ मास फर्स्ट पार्टिकल से इतनी दूर है। अच्छा, जब R1 इतना आ गया तो R2 कितना होगा, मैं बताऊं, बहुत आसान है। आपका R1 आ गया ना, तो बता R2 आपका ये होगा, R2 आपका ये होगा। मैं यही लिख दे रहा हूँ, लिख दूँ, लिख देता हूँ। R2 आपका आएगा M1R अपॉन M1 प्लस M2, ये आपका R2 आ गया। ये आपके सेंटर ऑफ मास की बातें हुई। मैं जरा इस रिजल्ट को इसके ऊपर लिख देना चाहता हूँ, ये वाली चीज़। तो ध्यान दीजिए, ये जो दो पार्टिकल हैं, ये सेंटर ऑफ मास पार्टिकल है, मैं इसको ब्लैक पॉइंट से लिख दे रहा हूँ। ये आपका एक है, ये आपका एक पार्टिकल है, ये सेंटर ऑफ मास पार्टिकल है, करेक्ट। अब जब ये सेंटर ऑफ मास पॉइंट है, तो मैं अब इसके बारे में यहाँ पर बात करूँगा कि अगर मैं R1 और R2 का भाग लगाना चाहूँ आपस में, R1 R2 का, तो पता है क्या आएगा, ये आएगा M2 अपॉन M1, हमेशा यही आएगा, हमेशा यही आएगा, है ना। और ये चीज़ जो है M1 R1 बराबर M2 R2, ये हर हालत में बार बार अप्लाई होगा, बार बार अप्लाई होगा, पक्का अप्लाई होगा। चलिए, ये सब हो गया। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूँ और आप पर करने का प्रयत्न करेंगे, ठीक है। फॉर्मूला हर बार यही लगेगा, M1 R1 बराबर M2 R2, यानी ये बहुत ही कॉमन फॉर्मूला है दो अलग अलग मासेज का। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो मैं एग्जाम्पल 1 आपको दे रहा हूँ, घर के लिए होमवर्क नोट कर लीजिए। एक्चुअल में इसको आपको करना है अपने आप करना है। मेरे पास एक स्क्वायर प्लेट है, क्या है, स्क्वायर प्लेट, यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस। देखना जरा, हाँ, स्क्वायर प्लेट है बेटा, ये स्क्वायर प्लेट है मेरे पास, इसकी साइड ए है, स्क्वायर प्लेट की साइड क्या है, ए है। नेचुरल है कि अगर ये स्क्वायर प्लेट की साइड ए है तो इसका सेंटर ऑफ मास सेंटर पर होगा, तो सेंटर ऑफ मास इज एट द सेंटर। मैं इसमें से एक क्वार्टर प्लेट को काट दे रहा हूँ, क्वार्टर प्लेट को काट रहा हूँ, कटिंग 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 कटिंग, क्वार्टर प्लेट काट दी है। तो आपका होमवर्क क्या है, अ क्वार्टर प्लेट इज बीइंग कट फ्रॉम द स्क्वायर प्लेट, अ क्वार्टर पीस is cut from a square plate. A quarter piece is cut from a square plate. आप क्वार्टर पीस काट दीजिए स्क्वायर प्लेट से। ये देखो, तो क्वार्टर पीस is cut from a square plate. Where will be new center of mass? Where will be new center of mass? आपको नया सेंटर ऑफ मास पता करना है, काट करके साइड में रख दी। अब आपका देखिए, पहले जब वो प्लेट यहां से कटी नहीं थी, कंप्लीट स्क्वायर जब था, तब तो सेंटर यहां था। देखिए, जब आपका कंप्लीट स्क्वायर था तो सेंटर यहां था। अब हमने उसमें से क्वार्टर प्लेट काट करके अपनी जेब में रख ली, है ना, क्वार्टर प्लेट काट दी, जेब में रख ली। अब आपका सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा बताइए, ये आपका सेंटर ऑफ मास कहीं आएगा, कहीं तो आएगा, जहां भी आवे साहब, आपको पता करना है। फॉर्मूला क्या लगेगा, ये लगेगा M1 R1 M2 R2, वो आप अपना दिमाग लगाइए कैसे कैसे करना है, करेक्ट। हाँ जी, अब अगर आपने जो काटी थी ना क्वार्टर प्लेट यहाँ से, उसको मैं अगर यहाँ जोड़ दूँ, नाउ इफ दिस क्वार्टर पीस is welded on
just opposite corner, on just opposite corner, opposite corner, opposite corner, where will be resultant new center of mass, where will be resultant new center of mass, आपको पता करना है। देखिए हम इस क्वार्टर प्लेट को जो यहाँ से काटी थी ना, उसको मैं अब यहाँ कनेक्ट कर दे रहा हूँ, वेल्ड कर दे रहा हूँ, इसको मैं यहाँ जोड़ दे रहा हूँ बेटा। हाँ जी, यहाँ से काट के यहाँ जोड़ दिया। अब यहाँ जोड़ दिया तो आपका नया सेंटर ऑफ मास निकालना है, यानी दो क्वेश्चन हो गए। पहला तो इसको काटा तब सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा, फिर इसको यहाँ जोड़ दिया तब सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा। आपको उनकी लोकेशन निकालनी है, कैलकुलेशन करनी है बाकायदा नियम से। रूल क्या है? रूल है M1R1 बराबर M2R2। दिमाग लगाना है, अपनी अकल लगानी है, होशियारी करनी है, कैसे करनी है करिए आप। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन, मान लीजिए ये एक डिस्क है, सपोज दिस इज अ डिस्क ऑफ रेडियस कैपिटल आर। बेटा डिस्क रेडियस कैपिटल आर की है तो इसका मतलब है कि सेंटर ऑफ मास कहाँ है बताओ? सब पक्का ही, अगर मान लो डिस्क कैपिटल आर रेडियस की है तो सेंटर ऑफ मास सेंटर पर होगा, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। सेंटर ऑफ मास सेंटर पर होगा, नो डाउट, नो डाउट, अनडाउटेबली करेक्ट। ओके, जब ये सेंटर ऑफ मास सेंटर पर है, इसकी रेडियस कैपिटल आर है, तो यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस कैपिटल आर, कंसीडर a uniform disk of radius capital R। तो एक यूनिफॉर्म डिस्क कैपिटल रेडियस कैपिटल आर की, करेक्ट। अब इसमें से मैं एक डिस्क को काट रहा हूं, तो स्मॉल डिस्क ऑफ डायमीटर, ध्यान देना, a small disk of diameter capital R, a small disk of diameter capital R is cut from a corner of the disk as shown, find out the new center of mass। देखो यहाँ से मैं एक डिस्क काट रहा हूँ कॉर्नर से, और ऐसे काटूंगा जिसका कि डायमीटर कैपिटल आर है बेटा। हाँ जी, ये डिस्क मैंने काट दी, इसका डायमीटर कैपिटल आर है, रेडियस R/2 होगा, है ना। ये डिस्क काट के अलग निकाल दी, निकाल दी ना। अब डिस्क काट के अलग निकाल दी तो यहाँ ये डिस्क है ही नहीं। अब आपको नया सेंटर ऑफ मास पता करना है, कहाँ आएगा, कितना आएगा, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए हमको, एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए। M1R1 बराबर M2R2, रूल यही लगेगा, रूल हर बार यही लगेगा, राइट। अब क्या किया है मैंने अगले सवाल में कि नाउ इफ this piece of diameter capital R, now if this piece of diameter capital R is cut is welded on just opposite diametrical end, now if this piece of diameter R is welded on just opposite diametrical end, what will be new center of mass? तो देखो वो डिस्क वहां से काटी थी, यहां जोड़ दिया है। अब आपका नया सेंटर ऑफ मास आएगा सिस्टम का, कहां आएगा हैं? बहुत सोचने वाली बात है, लेकिन मज़ेदार चीज़ है और आसान ही है। जब मैं आपको करूँगा ना तो आप कहोगे अच्छा सर ये इतना आसान था। देखना ये दोनों सवाल जब मैं करूँगा ना तो आपको बहुत मज़ा आएगा, आप कहोगे सर इतना आसान था, फिर हमने क्यों नहीं किया।
भाई तुम करना नहीं चाह रहे ना, तुम तो मतलब मस्ती मारना चाहते हो कि करो, हैं जब करेंगे तो लगेगा हाँ ये तो बहुत ही आसान था। हमेशा ये फॉर्मूला लगेगा। आप क्या करेंगे इसके लिए, देखो मैं तरीका बता देता हूँ आपको, तरीका बता देता हूँ। सबसे पहले तो अगर ये कंप्लीट था पूरा स्क्वायर कंप्लीट था तो आपका सेंटर ऑफ मास यहाँ था, करेक्ट। तो पूरा स्क्वायर कंप्लीट था तो सेंटर ऑफ मास आपका कहाँ था, यहाँ था, यहाँ था। अब आपने काट दिया तो जो काटा उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है, जो काटा उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है। देखो जो काटा था, जो काटा था उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ है, जो काटा था उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ है। अच्छा ये A है तो ये A/2 है, जो काटा था उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ है, जो A/2 है तो ये A है। अच्छा अब ये क्या है, इसकी लेंथ तो आप निकाल सकते हो ना, निकाल सकते हो। ये आप मान लीजिए R1 है, R1 करेक्ट। अच्छा एक बात बताओ, अगर पूरे स्क्वायर का मास m था, पूरे स्क्वायर का मास m इज मास ऑफ द टोटल स्क्वायर, कैपिटल M, तो इस चौथाई टुकड़े का मास कितना होगा, m/4। अच्छा जी ये डिस्टेंस R1 है, इस R1 का पता आप लगा सकते हैं, A/2 R1 का पता लग जाएगा। ओके अब आप यहाँ आ जाइए, यहाँ कहीं होगा, इसको आप R2 कह दीजिए, R2 कह दीजिए। अच्छा अब ये R2 जो है इसका सेंटर ऑफ, इसका मास कितना होगा टोटल, यहाँ पर ये m/4 है ना, इसका सेंटर यहाँ पर आएगा 3m/4। आप R2 निकाल लीजिए, R2 निकाल लीजिए, m1 R1 = m2 R2, अब R2 आ जाएगा आपके पास, आ जाएगा करेक्ट। अब अगला वाला जो टुकड़ा है वो आपने यहाँ जोड़ा, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है, यहाँ, यहाँ। ये जो 3m/4 है, इसका सेंटर ऑफ मास आपने निकाल दिया है, अब इसका सेंटर ऑफ मास आपको पता है। अब आप रिजल्टेंट सेंटर ऑफ मास निकाल दीजिए, हैं निकालिए। एक तरीका और भी है, आप इसके 4 टुकड़े कर दो, ये लो जी, एक टुकड़ा ने तीन टुकड़े 4 टुकड़े कर दिए। अब 4 टुकड़े कर दिए तो देखो क्या होगा, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ है, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ है, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ है, इसका सेंटर ऑफ मास अपनी जगह होगा नहीं, है ना, होगा। अब आप गेम खेल सकते हो, आप एक कॉर्नर को ओरिजिन मान सकते हैं, एक कॉर्नर को ओरिजिन मान सकते हैं 0 0। फिर आप इसका पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट मान सकते हैं कि क्या होगा XY, इसका 0 0 तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, इसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, इसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, इसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे। चारों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो आप, है ना, चारों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो। तो देखो कोऑर्डिनेट निकल के आ गए, है ना। 4 टुकड़े हैं तो m/4 4 टुकड़े हो गए। कोऑर्डिनेट आपके पास निकल के आ गए, देखो क्या हुआ, कोऑर्डिनेट निकल के आते तो मज़ा आ गया, कोऑर्डिनेट निकल के आते ही तो मज़ा आ गया। ये रहा कोऑर्डिनेट वाला गेम, तो हमने यहीं खेला हुआ है। अरे ये रहा कोऑर्डिनेट वाला गेम, कहाँ गए कोऑर्डिनेट जी, ये रहे कोऑर्डिनेट साहब। आप कोऑर्डिनेट निकालते रहो, 2 पार्टिकल हैं तो 2 का कोऑर्डिनेट निकालो, m1 x1 m2 x2 m3 x3 अपॉन m1 + m2 + m3। 3 है तो 4 है तो 4 का निकालो, 2 है तो 2 का निकालो, जितना है उतना का निकालो, राइट। आप x निकाल सकते हैं, y निकाल सकते हैं, z निकाल सकते हैं, है ना। अच्छा और डिस्टेंसेज क्या होती हैं, डिस्टेंसेज के आपके फॉर्मूले आप जानते हो क्या, √x² + y² + z², हैं, वो भी आप निकाल सकते हैं। यानी सब कुछ आप जानते हो, मैथमेटिक्स आपको पूरी आती है, बस आप उसका अप्लाई नहीं करते, है ना। अब देखो क्या है, ये वाला जो है, इसमें आप क्या करें, किसी एक चीज़ को ओरिजिन मान ले में, नहीं है तो भी मान ले में ओरिजिन 0 0। अब आपने ओरिजिन मान लिया तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ आएगा, है ना, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ आएगा। बाकी जो बच गया उसका मास आप देख सकते हो कितना आएगा, वो आपका अपना समझ है, है ना। हाँ, और फिर आप कैलकुलेट करिए, यू विल गेट योर रिजल्ट। ठीक है, नमस्ते। तो इन सब कामों को करिए।
आपको बहुत मज़ा आएगा।